हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतिमा। आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ मैं अपना पहला वीडियो लेकर। और ये पहला वीडियो है हमारा हिस्ट्री का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इतिहास बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति और हास। इति का मतलब होता है जैसा और हास माने होता है हुआ था। अर्थात जैसा हुआ था उसे हम कहते हैं इतिहास। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा हुआ था? इसके लिए आवश्यक होते हैं सोर्स। इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि सोर्सेज क्या हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो हिस्ट्री के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है हिस्ट्री। अगर आप इसको जनरली पढ़ते हो तो लगता है हिस्ट्री यानी उसकी कहानी। किसकी कहानी? जो इतिहास बनाने लायक हो उसकी कहानी। तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस साहब ने सबसे पहली बार एक घटना का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन किया उसको। और पहली बार हिस्ट्री वर्ड यूज़ करने वाले भी हेरोडोटस थे। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। संभवतः ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया के पहले इतिहासकार थे। और इतिहासकार होने के साथ साथ ये बहुत बड़े एक भूगोलवेत्ता भी थे, यानी इनको इतिहास के साथ साथ भूगोल का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। अच्छा, हमारे देश में जो ये हेरोडोटस हैं इनको एक और नाम दिया जाता है। हमारे देश में लोग इनको कहते हैं कि ये जो हेरोडोटस हैं ये हेरोडोटस ही हरिदत्त हैं। यानी हेरोडोटस को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं हरिदत्त। और एक रोमन फिलोसफर हुए जिनका नाम था सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। यानी एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया कि हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री, देन आंसर विल बी हेरोडोटस। और अगर क्वेश्चन आता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिसरो हो जाएगा। अब ये जो हेरोडोटस साहब है इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका। इस किताब में इन्होंने पहली बार एक युद्ध का वर्णन किया। ये जो इतिहासकार है हेरोडोटस, हेरोडोटस साहब ने अपनी किताब में पहली बार एक युद्ध का वर्णन किया और वो युद्ध था पेलोपोनेसियन युद्ध। तो पहली बार इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस बुक में इतिहास लिखा गया। यही कारण है कि हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं सबका अपना एक इतिहास होता है, सबकी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे यानी कि सबका अपना कोई ना कोई भूतकाल होता है। जैसे हमारा है, आपका है, सबकी कई सारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। तो हमारी जो वो बीती हुई पीढ़ियां हैं उनका कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। लेकिन अपनी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियों से ज़्यादा हमें जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपने बाबा के बाबा का नाम पता होगा लेकिन बाबा के बाबा के बाबा का नाम नहीं पता होगा। कारण क्या है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में या हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इन सारी चीज़ों को लिख कर रखा। इसी तरीके से जब बात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो जो भी इतिहास है उसे हमें संजो कर रखना होता है। दुनिया में जितने भी देश हैं दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने इतिहास को संभाल कर रखते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई भी पुरातत्व विभाग नहीं था। हालांकि प्राचीन भारत में ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर जो हमारी प्राचीन विरासत होती थी उसको संभाल के रखा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आ जाने से हमारे देश में एक डिपार्टमेंट बन जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना विलियम जोन्स के समय में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था विलियम जोन्स। उनके समय में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके द्वारा कोलकाता में की गई थी। यानी कि विलियम जोन्स उस समय हमारे देश में एक महत्वपूर्ण पद पर थे और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। यानी भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो फादर माने जाएंगे वो माने जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन बनता है कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आंसर विल बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की।
वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग हमारे देश का जो पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके अंडर में आता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्रालय के अंडर में काम करता है। भारत में जितने भी म्यूजियम हैं ये सारे भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसा हुआ था उसको हम इतिहास कहते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कैसा हुआ था। तो अगर हमें ये जानना है कि कैसा हुआ था, इसके लिए हमें इतिहास का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट है जिसको कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, विच इज नोन एज प्री हिस्टोरिकल पीरियड। आप देख सकते हैं प्राक ऐतिहासिक, जिसको प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल ये वो समय है जब धरती पर आदि मानव था। यहाँ पर बात हम केवल भारत के इतिहास की नहीं कर रहे हैं, ये वो समय है जब इस दुनिया में आदि मानव था, यानी जहाँ पर मनुष्य के विकास का क्रम चल रहा था, जिसको नाम दिया गया प्रागैतिहासिक काल। तो धरती पर जब आदिमानव आया तो आते ही उसके पास लिपि का, अक्षर का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो लिख सके, पढ़ सके। वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे, लेकिन मनुष्य होने के नाते उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारी फीलिंग्स थी। तो इनके पास लिपि व अक्षर का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन इनके अंदर भावनाएं थीं। तो इन्होंने अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए जिसका सहारा लिया वो कहलाया गुफा चित्रकारी। यानी इन्होंने गुफा की दीवारों पर बहुत सारे चित्र बना दिए। हालांकि जो वो चित्र बनाए गए थे वो चित्र आज भी उपस्थित हैं, लेकिन इन चित्रों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि उस समय मनुष्य कैसा रहता होगा। लेकिन ये चित्र बहुत ज़्यादा आज के समय में के टाइप के नहीं बने हुए, क्योंकि आज के समय तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे फिगर्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ का जो मनुष्य है वो पत्थर और हड्डियों के औजार बनाता था, पत्थर और हड्डियों के औजारों से वो अपना काम करता था। अब इसके उदाहरण में लिखा जा सकता है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज। स्टोन एज में क्या है कि मनुष्य उस समय जितने भी पत्थर होते थे उनका प्रयोग करता था। अब धरती जैसे जैसे बनेगी, यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें थीं, उन चट्टानों में जो पर्वत बने, उन पर्वतों पे जब नदियाँ बनी तो मैदान बने, तो चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर थे। तो जो मनुष्य है वो इन्हीं पत्थरों का प्रयोग करता था। जैसे देखा होगा आपने, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई हैं कि कैसे कैसे मनुष्य बना। तो पाषाण काल में जैसे देखा होगा आपने कि पत्थर के साथ हमारी एक अपनी अलग सी भावना होती है। क्यों भावना होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मनुष्य धरती पर आया था तो उसके पास पत्थर ही होते थे। जैसे आप कल्पना करिए कि आपके सामने एक बड़ा सा जानवर आ गया, तो आपके हाथ में जो होगा आप उठा के उसको फेंक के मारोगे। तो उस समय पत्थर ही थे। हो सकता है किसी मनुष्य को किसी जानवर ने दौड़ाया हो तो उसने पत्थर उठा के मारा हो, किसी पेड़ पर फल लगे हो तो किसी ने पत्थर उठा के मारा हो, या हो सकता है कभी ऐसा रहा हो कि कोई एक व्यक्ति बैठा हो और वो फ्री बैठा होगा तो पत्थरों को आपस में रगड़ रहा होगा, तो उसमें से चिंगारी निकली होगी, और कहीं पे सूखी पत्तियां पड़ी होंगी तो उसमें आग लग गई होगी। यानी इस तरीके से आग का आविष्कार भी, आग की खोज भी हो जाती है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर मनुष्य पत्थर व हड्डियों के औजार बनाता है। यहाँ पर मनुष्य गुफा चित्रकारी करता है। और पाषाण काल, अगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज देखी जाए तो पहली इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी यहाँ पर हो जाती है फायर की, आग की, यानी आग की यहाँ पर खोज होगी। जो दूसरा समय है जिसको नाम दिया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर मनुष्य को लिपि अक्षर का ज्ञान तो है, लेकिन उसने जो भी लिपि अक्षर बनाया है वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेटेड है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें हमें ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज़ें लिखी गई उनका संबंध ब्राह्मी स्क्रिप्ट से है। तो अब जैसे वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर एक ऐसा सिंबल मिला हुआ है
इस तरीके का, इस तरीके के ऐसे सिंबल्स मिले हुए हैं या कुछ ऐसे सिंबल मिले हुए हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है। अब आज के टाइम में आप इंडिकेशन दे सकते हो कि हो सकता है कि ये कहीं के प्रोहिबिशन का इंडिकेशन हो या ये रेड क्रॉस को दिखा रहा हो, तो वास्तव में ये उस समय का इंडिकेशन नहीं है। तो ये उस समय में मनुष्य ने जैसा भी लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको हम अभी तक समझने में असमर्थ हैं। इसके साथ साथ में वैदिक काल का भी कुछ भाग इसमें ले लिया जाता है। तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। इसके जो भी साक्ष्य हैं वो पूर्ण रूप से पठित हैं। इसमें जो भी लिपि हैं, अक्षर हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं। और भारत में 6वीं शताब्दी यानी जो 6वीं BC थी, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें पहला भाग होता है प्राचीन इतिहास का, जिसको हम प्राचीन भारत कह सकते हैं, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत का। अब इसको हम एक दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, विच इज़ नोन एज प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिकल एंड थर्ड इज हिस्टोरिकल पीरियड। अब जो प्रागैतिहासिक काल है, आप देख सकते हैं कि इसको फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को ही हमने बताया था कि इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पहला देखिए, पूरा पाषाण काल दे रहा है कि अज्ञात काल से लगभग 8000 BC का, यानी कि 8000 BC तक तो ये है। इसके पहले कब से है ये किसी को नहीं पता है। और इसी के समय जो यहाँ पर पूरा पाषाण काल वाला भाग है, यहीं पर माना जाता है कि आग की खोज हुई थी। जो आग की खोज है वो यहीं पर हुई थी, यानी यहाँ पर फायर की डिस्कवरी हो जाएगी। दूसरा मध्य पाषाण काल है, जो कि 8000 से 4000 BC तक का है। और तीसरा है नवपाषाण काल। ये जो नवपाषाण काल है, इसमें माना जाता है कि पहिए की खोज हुई थी। जो नवपाषाण काल है, इसमें माना जाता है पहिए की खोज हुई है और मनुष्य ने खेती करना भी शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, पहिए का आविष्कार हुआ था। एक प्रश्न बनता है, आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। खोज उसकी होती है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, और आविष्कार वो होता है जो बिल्कुल न्यू होता है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका इन्वेंशन किया जा रहा है कि कोई एक नया टीका बना लिया जाए। और अगर खोज होगी तो हो सकता है कि पहले की कोई ऐसी बीमारियां हों जिसमें कोई टीका लगाया जा रहा हो और वही टीका कोविड-19 में काम कर जाए। यानी कि अगर कोई नया टीका बनता है तो वो आविष्कार होगा, और अगर पहले का कोई टीका लगाया जाएगा और वो कोविड-19 को ख़त्म करने में अगर कैपेबल है तो वो डिस्कवरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो नवपाषाण काल 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक आता है। फिर दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से 2 पार्ट हैं। पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा है वैदिक सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2500 BC से 1500 BC तक का समय माना जाता है, और वैदिक सभ्यता में 5000 BC से 1500 BC से लगे लगभग 600 BC तक। अब वैदिक काल भी 2 भागों में बटी हुई है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये प्री वैदिक पीरियड क्या होता है और पोस्ट वैदिक पीरियड क्या होता है। आगे आप देख सकते हैं जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन भारत, जो 600 BC से लेकर 712, यानी मान के चल सकते हो आप, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है उसके आसपास का। दूसरा पार्ट है मध्यकालीन भारत। अब जो प्राचीन भारत है ये महाजनपद काल के आसपास से शुरू होगा और यहाँ ये समाप्त होता है हर्षवर्धन तक। इसके बीच में हम लोगों को कई सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें जो हम लोगों को देखना है, मेजरी जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो देखना है उसमें आप देख सकते हैं कि महाजनपद काल पहले हम लोग देखेंगे, फिर मगध साम्राज्य है, फिर मौर्य एम्पायर है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त साम्राज्य है और हर्षवर्धन काल है। फिर मध्यकालीन भारत में आप देख सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है ये देखा जाए तो लगभग ये 7वीं शताब्दी से शुरू होता है और 12वीं शताब्दी तक जाता है। ये 3 भागों में है। जैसे उत्तर भारत में राजपूत हैं, पाल हैं, गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं। दक्षिण में जो दक्कन वाला पार्ट है, यहाँ पर चालुक्य हैं, पल्लव हैं, राष्ट्रकूट हैं। और दक्षिण में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल हैं। ये पूर्व मध्यकालीन है। जबकि
इसका जो उत्तर मध्यकालीन है, इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत है, चौहान है, मुगल है, दक्कन में विजयनगर, बहमनी है, और दक्षिण में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल है। तो ये इतिहास का कंप्लीट सिलेबस है। ये सारे टॉपिक हमको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने हैं। अब थोड़ा सा हम इतिहास को पौराणिक से जोड़कर अगर पढ़ते हैं तो इतिहास थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस धरती पर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक युग जो होता है उस तो बताया जाता है कि प्रत्येक युग, उसके बाद वाला जो युग आता है ना, वो पहले वाले युग से घटिया होता है। जैसे सबसे पहला सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर है, वर्तमान में कलयुग है। क्या दशा है ये हम सभी लोग देख रहे हैं। ये समय आप देख सकते हो कि कौन सा युग कितने वर्ष का होता है, जिसमें सबसे कम समय का होता है कलयुग। बहुत सारे लोग तो ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कलयुग का अंतिम चरण है, क्या होगा ये भगवान जाने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 युगों में माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे। विष्णु पुराण में इन चारों युगों का सही क्रम बताया गया है और ये 10 अवतार बताए गए हैं। अब इसको थोड़ा सा इतिहास से जोड़कर देखिएगा। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस धरती पर सबसे पहली बार ऐसे जीवों का जन्म हुआ था जो केवल पानी में सरवाइव कर सकते थे। पानी में सरवाइव करने वाले ही जीव आए, क्योंकि धरती बनने के बाद कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी जलमग्न हो गई थी, और इसी पानी होने की वजह से धरती पर सबसे पहली बार ऐसे जीवों का उद्भव हुआ जो केवल पानी में सरवाइव कर सकते थे। अगर उनको पानी के बाहर ले जाते तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाते। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि इस धरती पर सबसे पहली बार जो अवतार होता है भगवान विष्णु का, वो होता है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली का अवतार। अब मछली बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकती। आप क्रम देख सकते हैं कि सबसे पहला साइंस कह रही है कि जल में रहने वाले जीव हुए, और हमारे पौराणिक ग्रंथ कह रहे हैं कि सबसे पहला मत्स्य अवतार हुआ। अब अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला पुराण कौन सा है, तो आप देख सकते हो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और यही कारण है कि मछली को आज भी शुभ माना जाता है। आप किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मछली का चित्र बना होता है। और हमारे घरों में परंपरा है कि कहीं पर जब कोई आता जाता है तो दही और मछली कहा जाता है, खिलाया कहा जाता है ना, दही मछली सोने का टका। तो ये मछली शुभ मानी जाती है, यही कारण है। इसके बाद साइंस कहती है कि इस धरती पर धीरे धीरे जो ये जल में रहने वाले जीव थे, इनके जीन्स में परिवर्तन हुआ, इनके क्रोमोसोम्स में चेंजेस हुए, और एक ऐसा जीव आया जो जल में भी रह सकता था और थल में भी रह सकता था। जैसे कोई ऐसा जीव हो जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। अब इधर हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो कहते हैं धरती पर जो दूसरा अवतार होता है वो कूर्म का अवतार होता है, कच्छप अवतार होता है, यानी कि कछुआ का अवतार होता है। कछुआ एक ऐसा जीव है जो जल और थल दोनों में रह सकता है, यानी कि पहला केवल जल में सरवाइव कर रहा है और दूसरा जल और थल दोनों में सरवाइव कर रहा है। धीरे धीरे साइंस ने माना कि अब जो ये जीव था जो स्थल पे भी रह सकता था, उसने अपने 4 पैरों का प्रयोग किया और इसने चलना शुरू किया। यानी अब ये 4 पैरों पर चलना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे जो चारों तरफ पानी भरा हुआ था, इस पानी ने कीचड़ का रूप ले लिया, यानी पानी धीरे धीरे कम होने लगा और ये पानी कीचड़ के रूप में आ गया। अब ये कहती है साइंस, जबकि हमारे पौराणिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि जो अगला अवतार भगवान विष्णु का हो रहा है, वो अगला अवतार हो रहा है वराह अवतार। वराह अवतार एक ऐसा जीव जो जो थल में रहता है और गंदगी को साफ करता है, वराह अवतार है। इसके बाद धीरे धीरे ये जो ये जानवर था, इसने अपने पीछे के जो 2 पैर थे इन पर खड़ा होना शुरू कर दिया। अपने पीछे के 2 पैरों पर ये खड़ा हो रहा है, और आगे के जो 2 हाथ हैं, इसके जो 2 पैर, जो 4 पैर थे, इसमें जो आगे के दो पैर थे, इसका उसने बाकी के दूसरे कामों में प्रयोग कर लिया, जिससे उसके आगे के जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ये हाथ के रूप में कन्वर्ट हो गया, और ये अवतार हो जाता है नरसिंह का। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आज के समय में जैसा हम लोगों का दिमाग है, ये एकाएक विकसित नहीं हुआ है, बहुत समय लगा है। यानी नरसिंह अवतार का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो मनुष्य है ये अर्ध मानव का अवतार है, पशु व मानव के बीच का जीव है। शरीर भले ही थोड़ा सा मनुष्य के जैसा है, लेकिन जो हमारी प्रवृत्ति है,
जो हमारा कल्चर है, जो हमारी बुद्धि है, वो किसके जैसी है? जानवर के जैसी है। इसके बाद दूसरा अवतार आ जाता है और त्रेता युग मानते हैं। अब ये जो नरसिंह अवतार था, इसमें धीरे 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 मेंटल डेवलपमेंट हुआ, और मेंटल डेवलपमेंट के बाद जो अवतार होता है ये माना जाता है वामन, छोटा सा मनुष्य बौने के रूप में आता है। फिर माना जाता है कि परशुराम, यानी अब मनुष्य तो आया लेकिन उसके पास अभी सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति नहीं है। अभी तक आपने देखा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो किसी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग करता हो, लेकिन जो अगला अवतार माना जाता है परशुराम का, ये अपने शस्त्र के लिए फेमस है, ये फरसे के लिए फेमस थे। यानी संभवतः दुनिया के पहले ऐसे मनुष्य हैं जो सेल्फ डिफेंस जानते हैं और ये प्रयोग कर रहे हैं शस्त्र। इसके बाद जो अगला अवतार आया वो राम, दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं राम जो मर्यादित हैं, यानी जो समाज से बने हुए हैं, जो समुदाय में रहते हैं। साइंस भी कहती है कि परशुराम के बाद जब राम का अवतार हुआ तो ये सामाजिक संगठन में रहते थे। यानी साइंस का मानना है कि मनुष्य पहले तो खुला रहता था लेकिन धीरे धीरे उसने सामाजिक नियमों को माना। तो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हुए राम। फिर द्वापर युग शुरू होता है और द्वापर युग के बाद जो अगला अवतार होता है वो माना जाता है कृष्ण का। अब ये जो कृष्ण है, इनका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं गोपाल। गोपाल मतलब होता है गाय पालने वाला। अभी तक कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो जानवरों के प्रति प्रेम दिखाए। साइंस भी नहीं कहती कि धरती पर आते ही उसने मनुष्य ने सबसे पहले जानवरों को पालना शुरू किया, लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार के बाद मनुष्य ने जानवर पालने भी शुरू किए। और इसके बाद माना जाता है भगवान बुद्ध का अवतार, और जो बुद्ध हैं ये कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव हैं। यानी जिस तरीके से साइंस में मनुष्य के विकास को बताया गया है उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और अंतिम अवतार माना जाता है कल्कि, जिसे कहा जाता है कि भविष्य का मानव है, संहारक शक्ति वाला मानव है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।